Something like this rarely happens. But to kidnap a sitting president, that's as reckless and brazen as it gets. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. 20 दिसंबर 1989 अमेरिका पनामा पर अटैक करता है एक ऐसे मिशन के साथ जो आज सुनने में ऑलमोस्ट मजाक जैसा लगता है. The largest U.S. combat operation since Vietnam. यूएस फोर्सेस डिक्टेटर मैनुअल नोरिएगा के हाइडआउट के बाहर लाउड रॉक म्यूजिक बजा बजाकर उसका दिमाग तोड़ते हैं और फिर अंदर घुसकर उसे उठा लेते हैं. General Thurman ordered a psychological operation known as the Music Siege. अमेरिका का क्लेम होता है कि नोरिएगा ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और इसी वजह से पनामा को फ्री करना बहुत ज़रूरी है. नोरिएगा डिक्टेटर से सीधा यूएस जेल में पहुंच जाता है. पनामा को डेमोक्रेसी मिल जाती है और वाशिंगटन इस पूरे ऑपरेशन को एक क्लीन सक्सेसफुल मिशन बोलकर क्लोज कर देता है. आज 36 साल बाद वही कहानी वही स्क्रिप्ट फिर से सामने आती है. बस जगह और नाम बदल गए हैं. इस बार पनामा नहीं वेनेजुएला है और मैनुअल नोरिएगा की जगह निकोलस मादुरो है. 3 जनवरी 2026 को कैराकस एक अफवाह के साथ जगता है जो पहले सुनने में खराब मजाक लगती है. फिर अचानक से लोगों के फोन वाइब्रेट करने लगते हैं. वीडियो सामने आती है कि मीरा फ्लोरेस पैलेस के बाहर आर्मर्ड गाड़ियां खड़ी हुई हैं. प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे हैं और बीच में एक विजिबली सेकन निकोलस मादुरो है जिसे फॉरेन सोल्जर घेर कर जबरदस्ती एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर में बिठा रहे हैं. टीवी पर ट्रंप बोल रहे हैं कि ये कोई इन्वेजन नहीं बल्कि एक प्रिसाइज ऑपरेशन है एक नार्को टेररिस्ट को पकड़ने और एक नेशन को फ्री करने के लिए. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats and now we hit the area. लेकिन दुनिया इसे पनामा 2.0 कह रही है. बस फर्क इतना है कि इस बार टारगेट एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिसोर्सेज हैं और जिन पर अमेरिका की नज़र काफ़ी सालों से टिकी हुई है. But I did have conversations with him and I said, you got to surrender. And I actually thought he was pretty close to doing so, but now he wished he did, yeah. अब ये कहानी हेलीकॉप्टर से स्टार्ट नहीं होती. इसकी शुरुआत होती है ऑयल से, पावर से और धीरे धीरे की गई इकोनॉमिक घेराबंदी से. We'll run it properly, we'll run it professionally, we'll have the greatest oil companies in the world go in and invest billions and billions of dollars. फिर 2019 में वाशिंगटन ने जुआन गुएडो को इंटरिम प्रेसिडेंट मान लिया. ट्रंप के टाइम पर तो जो इन्वेजन सिनेरियो है बहुत ओपनली डिस्कस होने लगे. इसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टोन थोड़ा सा सॉफ्ट रखा लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया. ऑयल टैंकर सीज किए गए जैसे 2019 में स्किपर केस ताकि वेनेजुएला किसी को भी अपना ऑयल ना बेच पाए. मतलब गोली बाद में चली, पहले देश को इकोनॉमिक रूप से घुटने पर लाया गया. इसके बाद कोवर्ट ऑपरेशन का फेज आता है. 2020 में ऑपरेशन गिदोन लॉन्च हुआ जहां यूएस के एक्स ग्रीन बैरेट और वेनेजुएलन मर्सनरीज ने स्पीड बोट के थ्रू समुद्र से घुसकर मादुरो को किडनैप करने की कोशिश की. लेकिन ऑपरेशन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया क्योंकि वेनेजुएलन फोर्स ने उन्हें बीच के अंदर ही पकड़ लिया. 2025 के एंड तक ये हाइब्रिड वॉर खुल के सामने आने लगा. यूएसए ने काउंटर नार्कोटिक ऑपरेशन के नाम पर कैरेबियन सी के अंदर पिछले 50 साल का सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप कर दिया. इसी दौरान ट्रंप ने CIA को भी वेनेजुएला के अंदर जाकर लीथल मिशन करने की परमिशन दे दी. फिर कुछ एयर स्ट्राइक भी हुए जिन्हें ड्रग लैब्स और टेरर बेसिस पर अटैक बताया गया. ये अटैक इतने अनयूजुअल थे कि खुद यूएस के एनालिस्ट ने माना कि बिना ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर किए ऐसी स्ट्राइक एक्सट्रीमली रेयर होती है. U.S. military presence in Latin America, calling it Operation Southern Spear to, quote, remove narco-terrorists from our hemisphere. वाशिंगटन ने इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का नाम दिया और अब अर्ली 2026 में स्पेशल फोर्सेस सीधा वेनेजुएला के अंदर घुस गए. मादुरो को नार्को टेररिस्ट के नाम पर पकड़ लिया गया. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spent. मादुरो 2013 से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है. एक टाइम था जब वो सिर्फ बस ड्राइवर थे और फिर चावेज के साथ में वो फॉरेन मिनिस्टर बने. उनकी डेथ के बाद में वो पावर में आ गए. आज उनको डिक्टेटर बोला जाता है और ट्रंप पिछले काफ़ी सालों से ओपनली बोल रहे हैं कि मादुरो को हटना चाहिए क्योंकि वो ड्रग और क्रिमिनल अमेरिका में भेज रहे हैं. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. और ग्राउंड रियलिटी देखें तो ड्रग का मेन फ्लो जो है वो वेनेजुएला से नहीं आता. फेंटेनिल चाइना से आने वाले प्रिकर्सर से मैक्सिको में बनता है और यूएस के सदर्न बॉर्डर से घुसता है. कोकीन का लगभग 74% कोलंबिया से पैसिफिक रूट के थ्रू अमेरिका पहुंचता है.
ड्रग थ्रेट के मामले में अगर बात करें ना तो मैक्सिको और कोलंबिया वेनेजुएला से काफी बड़े खतरे हैं। फिर ट्रंप का दूसरा क्लेम आता है मादुरो अमेरिका का ऑयल चुरा रहा है। देखिए 20th सेंचुरी के स्टार्ट से एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स जैसी बड़ी यूएस कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर के अंदर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन 1970s में वेनेजुएला अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लेता है और सारा कंट्रोल सीधा स्टेट के हाथों में चला जाता है। उस दिन से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऑयल को लेकर टेंशन कभी खत्म ही नहीं हुई। अब जरा पैटर्न देखिए यार, 3 जनवरी 2026 को अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक करता है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। सिर्फ कुछ दिन पहले 25 दिसंबर 2025 को नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक, जो अफ्रीका का बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और पहले इराक। तो सवाल ड्रग का नहीं, सवाल ऑयल का है। ये वॉर अमेरिका को सेफ बनाने के लिए नहीं बल्कि यूएस कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। Who violated international law? Who kidnapped the president and who carried out unilateral airstrikes? अब दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका, जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ऊपर से ऑयल एक डिक्लाइनिंग एसेट है, तो वो ये सारी लड़ाई वेनेजुएला के ऑयल के लिए तो करेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ऑयल के लिए अमेरिका इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगा। By capturing him, the US has once again ripped apart the rules-based order. They have proven a long-standing theory in geopolitics. देखिए साउथ अमेरिका सिर्फ ऑयल रिच कॉन्टिनेंट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए दुनिया का एक मिनरल फोर्ट्रेस है। हाँ, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन जो असली स्ट्रैटेजिक वैल्यू है वो उन रिसोर्सेज में है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन को पावर देते हैं। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, जिसे हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, मिलकर दुनिया के 70 से 80% लिथियम रिजर्व को कंट्रोल करते हैं। अब जो लिथियम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज का लाइफ ब्लड है। चिली अकेला ही ग्लोबल कॉपर का 28% प्रोड्यूस करता है, जबकि पेरू 3rd रैंक पर आता है। ब्राज़ील के पास दुनिया के 3rd लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है, जिसमें वर्ल्ड का 85% नियोबियम शामिल है, जो एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा ब्राज़ील के अंदर में कॉपर और आयरन के बहुत भारी मात्रा में डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों यूएस ने ना वेनेजुएला पर अटैक उसी टाइम किया है जब चाइना लैटिन अमेरिका के मिनरल एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर रहा था। 2023 तक चाइना चिली के मिनरल प्रोसेसिंग का 65% हैंडल कर रहा था और पूरे लैटिन अमेरिका का जो मिनरल एक्सपोर्ट है उसका 34% कंट्रोल करता था। आज चाइना वेनेजुएला का 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोस्तों बीजिंग ने ना मेडुरो रिजीम को 60 बिलियन से ज़्यादा का लोन दिया और इन सब का कोलैटरल था वेनेजुएला का ऑयल। मतलब चाइना सिर्फ पैसे नहीं दे रहा था, वो मेडुरो रिजीम को जिंदा रख रहा था और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपना फुटहोल्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। China is Venezuela's biggest creditor, has invested heavily in its oil industry and regards President Maduro as its strongest ally in South America. अब दोस्तों यूएसए जो है वो साउथ अमेरिका को अपना स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता है और वो ये कभी नहीं होने देगा कि उसके बैकयार्ड के अंदर चाइना आके बैठ जाए, जो आज उसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंपटीशन है। Russia's foreign ministry is condemning the US capture of Nicolas Maduro and his wife and is calling for their release from US custody. अब दोस्तों रशिया ने भी वेनेजुएला को सिर्फ दूर से सपोर्ट नहीं किया, मॉस्को ने मेडुरो के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर तक अपने लोग बिठा के रखे थे। Russia sent 2 nuclear bombers to Caracas, which actually rattled Washington. यहाँ तक कि जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है वो भी डायरेक्टली वेनेजुएला एजेंसी के साथ मिलकर काम करते थे। रशिया के लिए वेनेजुएला कोई नॉर्मल एलाई नहीं था, ये अमेरिका के कोस्ट से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर एक फॉरवर्ड पोस्ट था जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चुभता हुआ कांटा था और मॉस्को के लिए एक लाइव प्रूफ कि वो अमेरिका के बैकयार्ड तक अपनी पावर दिखा सकता है। लेकिन इस इन्वेजन ने पूरा सेटअप एक रात के अंदर में खत्म कर दिया। रशियन एडवाइजर या तो भाग गए या फिर पकड़ लिए गए, वेपन सिस्टम या तो सीज हो गए या बिल्कुल चुप पड़े रहे। और जैसे ही मेडुरो को यूएस के ट्रांसपोर्ट प्लेन के अंदर बिठाया गया, वैसे ही मॉस्को और काराकस का जो रिश्ता है वो टोटली खत्म हो गया। अब यहाँ पुतिन के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक लॉस नहीं है बल्कि एक ह्यूमिलिएशन भी है, क्योंकि रशिया का प्लान था कि अमेरिका को वेनेजुएला में उलझा के रखे, जैसे अमेरिका ने रशिया को यूक्रेन में उलझा के रखा है। लेकिन यहाँ पर गेम उल्टा पड़ गया और वेनेजुएला में रशिया चेकमेट हो गया। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the US is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. जब यूएस ने लेट 2010 के अंदर वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगाया था ना, तब ईरान ही मेडुरो की लाइफलाइन बना था।
But under Maduro, the two OPEC members have become closer since both were sanctioned by the United States. अगर ईरानियन ऑयल कैरेबियन पोर्ट पर ना आता तो वेनेजुएला की इकोनॉमी काफ़ी पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी। अब ये कोई ईरान की चैरिटी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी जिसमें ईरान को चाहिए था एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर अलाई जो यूएस के प्रेशर के अगेंस्ट में काम कर सके, और वेनेजुएला को चाहिए था ऑयल रेवेन्यू सर्वाइव करने के लिए। अभी जो इन्वेजन हुआ है इसने इस पूरे एक्सेस को कट कर दिया। यूएस फोर्सेस के हाथ वेनेजुएला का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल आ चुका है, और तेहरान का वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्लाइंट और शेडो टैंकर सेल से होने वाला रेवेन्यू दोनों खत्म। Go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure. इवन दो निकोलस मेडुरो एक डिक्टेटर था, फिर भी सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड स्टेट को ये हक किसने दिया कि वो किसी सॉवरेन नेशन को जाकर उसको इन्वेड कर सके। They're calling it a hegemonic attack that violates sovereignty. सिर्फ सुपीरियर मिलिट्री पावर किसी भी देश को ये लाइसेंस नहीं देती कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से पर जाकर अपनी मर्जी से कंट्रोल जमा ले। अमेरिका को ये बेटर लेसन पहले इराक, लीबिया और अफगानिस्तान से मिल चुका है, जहां डेमोक्रेसी का प्रॉमिस तो किया गया था, लेकिन वहां पर केओस, रिफ्यूज क्राइसिस और टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। आज वेनेजुएला की बात हो रही है, कल हो सकता है क्यूबा हो, Cuba looks like it's ready to fall out. मैक्सिको, Pouring through Mexico, and we're going to have to do something. कोलंबिया, Colombia is very sick too, run by a sick man. ग्रीनलैंड। We need Greenland from a national security situation. या फिर किसको पता इंडिया तक, क्योंकि एक डेंजरस प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हो चुका है कि अगर कोई कंट्री वाशिंगटन को चैलेंज करे, राइवल पावर को होस्ट करे या फिर स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज रखेगा तो वो यूएस का टारगेट बन जाएगा। देखो, यूएस को रोकना बहुत ज़रूरी है, खासकर ये एरोगेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जो सोचते हैं कि मिलिट्री डोमिनेंस का मतलब मॉरल अथॉरिटी भी हो जाता है। हिस्ट्री ने हमेशा यही दिखाया है कि वो एम्पायर जो बॉम्ब डालकर रिसोर्सेज कंट्रोल करने जाते हैं वो हिस्ट्री के अंदर बहुत नीचे दब जाते हैं। वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक वार्निंग है। जय हिंद।